एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गांधी के पॉलिटिकल आइडियाज़ को पूरी डिटेल्स और क्लैरिटी से समझेंगे। एक पिछली वीडियो मैंने गांधी के लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर बनाई थी, जिसमें मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था। आप उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले गांधी के पॉलिटिकल आइडियाज़ को शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि गांधी के मेन राइटिंग्स कौन सी हैं जहाँ से हमें उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहला नाम आता है हिंद स्वराज का, जो 1909 में पब्लिश करते हैं। यानी ये बुक तब पब्लिश की जाती है, तब उनकी ये राइटिंग्स है जब उन्होंने इंडिया में आकर अभी कोई बड़ी मूवमेंट्स शुरू नहीं की थी। तो कब उन्होंने बड़ी मूवमेंट शुरू की थी वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। द नेक्स्ट बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, 1929 में पब्लिश होती है। और इस बुक से हमारा मेन सोर्स है जहाँ से पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट उनकी बुक है की टू हेल्थ, जो 1948 में पब्लिश होती है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे बिना मेडिसिन्स के या डॉक्टर के पास जाए बिना ठीक हो सकता है कोई इंसान। इस बुक में हमें कोई पॉलिटिकल आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बुक मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि गांधी के इम्पोर्टेंट 3 ही राइटिंग्स हैं, 3 ही बुक हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। और उनकी कुछ राइटिंग्स हमें मिलती है यंग इंडिया में। ये एक इंग्लिश वीकली जर्नल था जो बॉम्बे और अहमदाबाद दोनों जगह से पब्लिश होता था। बॉम्बे में ये बाई वीकली पब्लिश होता था, मतलब ये है कि हफ्ते में 2 बार छपता था, और अहमदाबाद में ये 1 बार छपता था। तो इसमें भी हमें गांधी जी की कुछ राइटिंग्स मिलती है। तो ये मैंने वो सोर्सेस बताए हैं जिसमें गांधी की राइटिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा जो भी उनकी स्पीचेस हैं, जो भी उन्होंने कहा है पब्लिक लाइफ में, या कोई लेटर्स लिखे हैं, उनको दूसरे ऑथर्स ने अपनी बुक्स में कंपाइल किया है, पब्लिश किया है। लेकिन हमारे लिए ये वर्क जानना ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब पॉलिटिकल आइडिया समझते हैं, जिसमें हम स्वराज का आइडिया समझेंगे, उनका आइडियल स्टेट का आइडिया, राम राज्य का आइडिया समझेंगे। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आइडियल स्टेट यानी राम राज्य के आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्टेजेस है, प्रैक्टिकली इसको कैसे पॉसिबल बनाया जाता है। ये ज़्यादातर हमें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है, इसलिए मैंने उस आइडिया को इस वीडियो में भी कवर किया है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो स्वराज के आइडिया से करेंगे। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। गांधी के लिए स्वराज क्या है, उन्होंने एक कोट किया है, स्वराज एक मोड ऑफ कंडक्ट है जिससे आदमी को ये बताया जाता है, इंसान को ये बताया जाता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। नैतिकता के आधार पर उसे ये बताया जाता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये स्वराज एक ऐसा आइडिया है जो आदमी को सेल्फ रूल करना सिखाता है। सेल्फ रूल करने का मतलब है अपनी बॉडी पे, अपनी डिज़ायर पर कंट्रोल पाने का ये एक तरीका है, ये एक मेथड है। सो गांधी के अगर शब्दों में कहे, इट्स ए मास्टरी ओवर द माइंड्स एंड पैशन। स्वराज के आइडिया में इंडिविजुअल को ये बताया जाता है कि हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है, तो जिसको आप अचीव कर सकते हो अगर आप अपनी इंडल्जेंस को लिमिट करोगे। इंडल्जेंस का मतलब है जब आप में मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर लालच ज़्यादा आ जाता है, वो है इंडल्जेंस। अगर इंडल्जेंस कम करेंगे तो हैप्पीनेस अचीव कर सकता है इंसान। तो स्वराज की इस स्टेट को अचीव करने के लिए गांधी बिलीव करते हैं कि इंसान को एक सिंपलिसिटी लाइफ जीनी होगी, एक सिंपल लाइफ जीनी होगी जिसमें उसे वेल्थ और पावर की ग्रीड, लालच को त्यागना होगा। तो सिंपल लाइफ जीने का ये मतलब हो गया कि गांधी जो है हमें मटेरियल लाइफ जीने से मना कर रहे हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए जो पदार्थों की हमें लालच पड़ जाता है उसको अचीव करने के लिए मना कर रहे हैं। तो गांधी क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा होता है? तो गांधी ये समझाते हैं कि हाई थिंकिंग तभी पॉसिबल है जब आप मटेरियल लाइफ के सारे तरह के लालच को जो है छोड़कर अपने अंदर झांकने लगेंगे, जब आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने लगेंगे, तो तभी ही आप में हैप्पीनेस आएगी, तभी आप स्वराज को अचीव करेंगे। स्वराज का मतलब है अपनी बॉडी पर, माइंड पर, अपने पैशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेना। तो गांधी कहते हैं कि सिंपल लाइफ तभी ही अच्छी तरह से जी सकती है अगर जहाँ तो इंडिविजुअल मैनुअली लेबर करे और अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जिए। मैनुअली लेबर करने का मतलब वो सारी तरह की लेबर जिसमें किसी भी तरह के मशीन्स का उपयोग ना किया जाए, उस लेबर से आप सिंपल लाइफ जी सकोगे। आप एक मेंटल कंडीशन पा सकोगे जिसमें हैप्पीनेस होगी, जिससे आपको स्वराज की स्टेज प्राप्त होगी। तो गांधी ने स्वराज की 4 स्टेजेस बेसिकली बताई है। एक है नेशनल इंडिपेंडेंस, दूसरी है पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, तीसरी इकोनॉमिक फ्रीडम, एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअल फ्रीडम, और जिसे सेल्फ रूल स्वराज कहते हैं। गांधी ने यह बताया है कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर अंग्रेज
छोड़कर चले जाते हैं भारत को और भारत को आज़ाद कर देते हैं, तो इससे आज़ादी प्राप्त नहीं होगी। आज़ादी तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हर एक आदमी जो है इतना कॉन्शियस ना हो जाए, इतना कैपेबल ना हो जाए कि वो अपना डेस्टिनी यानी अपनी मंजिल को खुद अचीव कर सके, वो अपना लेजिस्लेटर, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद बन सके। जब उसे किसी भी लीडर की, किसी भी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपने पैशन पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। अब ये बहुत पावरफुल कोट है, इसको ध्यान से सुनना। गांधी बिलीव करते हैं रियल स्वराज वो नहीं है कि आपने एक अथॉरिटी को, पावर को एक्वायर कर लिया, अंग्रेज़ों से लेकर खुद जो है रख लिया। रियल स्वराज वो है जब आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि अथॉरिटी किसी के पास भी हो आप उसे रेजिस्ट कर सको। मतलब अगर वो अथॉरिटी का मिस यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, आपके पास इतनी पावर हो, इतनी क्षमता हो कि आप उसकी अथॉरिटी को रेजिस्ट करने के कैपेबल हो। यही है रियल स्वराज। तो ये स्वराज अचीव कैसे किया जा सकता है? ये स्वराज अचीव किया जा सकता है मासेस को एजुकेशन देकर। इस एजुकेशन के जरिए उन्हें ये बताया जाएगा कि उनकी क्या कैपेसिटी है, वो कैसे खुद को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर जो इंसान खुद को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, अगर उसके हाथ में अथॉरिटी भी दी जाएगी तो वो अथॉरिटी का भी सही यूज़ करेगा। गांधी ये बताते हैं। तो अगर बात करें हम इकोनॉमिक फ्रीडम की या इकोनॉमिक स्वराज की, तो गांधी के लिए इकोनॉमिक स्वराज का मतलब है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से यहाँ मतलब है कि सबके लिए, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, एक अच्छी लाइफ वो जी सके, एक डिसेंट लाइफ जो है वो जी सके, उसका मतलब है इकोनॉमिक स्वराज। और गांधी कहते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो चरखा और खादी में है। तो इंडियंस के जो विलेजेस है, अगर वो जीना चाहते हैं, प्रॉस्पर होना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे विलेजेस चरखा को अडॉप्ट करे, खादी को अडॉप्ट करे। तो गांधी जी ये भी कहते हैं कि रूरल सिविलाइजेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है अगर चरखा जो है इम्प्लाई ना किया जाए, अगर विलेज क्राफ्ट्स को रिवाइव ना किया जाए। क्योंकि अगर विलेज क्राफ्ट्स को रिवाइव किया जाएगा, चरखा को इम्प्लाई किया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा कि कपड़ा कैसे बनाया जा सकता है, बूंदा जा सकता है, तो उन्हें जो है सेल्फ इंडिपेंडेंस मिलेगी, वो जो है खुद काम कर सकते हैं। चरखा का क्रिटिक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने इसका चरखा का क्रिटिक क्यों किया गांधी को लेकर। अब हम समझते हैं उनके आइडियल स्टेट के आइडिया को, जिसे राम राज्य कहते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। राम राज्य क्या होगा? विलेजेस का एक ग्रुप होगा जिसमें एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जिसमें किसी भी तरीके की कोई कुरेसिव पावर नहीं होगी, कोई जबरन शक्ति नहीं होगी, जिसमें लोग काम करेंगे मॉरल परसुएशन से, अपनी नैतिकता, अपनी ड्यूटी समझते हुए काम करेंगे। सो गांधी चाहते थे कि ऐसी स्टेट में ऐसे लोग बनाए जाए, इतने कैपेबल बनाए जाएं कि वो खुद ईविल को जो रेजिस्ट कर सके, वो गॉडली क्वालिटीज़ को, मतलब देवी गुणों को फॉलो करें। तो गांधी बिलीव करते हैं ये एक ऐसी सोसाइटी होगी, ऐसी विलेजेस की सोसाइटी होगी जहाँ पर लोग जो है नेचर से सीखेंगे, उनके कुछ कस्टमरी राइट्स होंगे, उनकी ड्यूटीज़ होंगी और वो भगवान में विश्वास करेंगे। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसी विलेज की सोसाइटी में एक पीजेंट सोसाइटी होगी। किसान होंगे जो एक एलिमेंट्री टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे, बड़े ट्रैक्टर या मशीन्स यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जिनकी इकॉनमी जो है वो इस तरह से होगी कि वो जो पैदा कर रहे हैं वही खा रहे हैं। कैश गेन करने के लिए या किसी प्रॉफिट को गेन करने के लिए वो फसलें जो है नहीं ग्रो कर रहे हैं। ऐसे राम राज्य में जो स्टेट होगी, स्टेट का रोल मिनिमलिस्ट होगा, कम से कम होगा, जैसे लिबरल थॉट में माना जाता है। तो ऐसी विलेज की लाइफ में वैसी लाइफ नहीं होगी आजकल के हमें गांव में या विलेजेस में मिलती हैं, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ जो होगी, गांधी ये बिलीव करते थे। तो अब सवाल ये बनता है कि ठीक है, जान लिया आइडियल विलेज क्या है, राम राज्य क्या है, इसको पॉलिटिकली मैनेज कैसे किया जाएगा, किसके पास अथॉरिटी होगी, कौन इसे कंट्रोल करेगा, कौन चलाएगा इसे? तो गांधी कहते हैं कि ये चलाया जाएगा टेम्परेरी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे जो सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए चुने जाएंगे। टेम्परेरी इसलिए चुने जाएंगे क्योंकि इस पीरियड के बाद लोग जो हैं कुछ समय के बाद खुद ही कैपेबल हो जाएंगे, इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि वो खुद को भी सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं और अपने गांव को, विलेजेस को भी जो है रेगुलेट करने के योग हो जाएंगे। वो इतने योग हो जाएंगे, वो खुद के स्वामी बन जाएंगे, खुद के लीडर बन जाएंगे कि उन्हें किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद एक स्टेट ऑफ अनार्की होगी। अनार्की क्या होता है? अराजकता की स्टेट, जिसमें किसी भी तरह की अथॉरिटी, पावर या स्टेट नहीं होगी। तो इसमें जो सारे लोग हैं वो अपने आप में ही शासक होंगे, एक रूलर होंगे।
इंडिविजुअल जो है वो खुद को ही रूल करेंगे, इस तरह से रूल करेंगे, इस तरह से खुद पे कंट्रोल या रेगुलेट करेंगे कि वो नेबर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएंगे, मतलब अपने साथ वाले व्यक्तियों को किसी तरह का भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएंगे तो वहाँ किसी तरह की पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अगर वहाँ पर पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर फिर स्टेट की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जहाँ पर गांधी जी कहते हैं स्टेट या पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, वहाँ पर पंचायत होगी। एक ऐसे विलेजेस फॉर्म होंगे जो खुद ही अपने आप को दूसरे वर्ल्ड से डिफेंड कर सकते हैं, अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, खुद सर्वाइव कर सकते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस होंगे जो खुद की इकॉनमी को, खुद की पॉलिटिक्स को खुद चला सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पावर की, किसी अथॉरिटी की, किसी भी स्टेट की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट द क्वेश्चन इज़ ये होगा कैसे, स्टेट को ख़त्म कैसे किया जाएगा। सो गांधी बिलीव करते हैं स्टेट होगी लेकिन कुछ टाइम के लिए होगी। गांधी बिलीव करते हैं थ्योरो के कंसेप्ट में, जिसने कहा था गवर्नमेंट इज़ बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वही सबसे सही है जो लोगों पर शासन कम करती है, ज़्यादा गवर्न नहीं करती है, लोगों की लाइफ को रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करती है, कई तरह के लॉ या नियम नहीं बनाती है। तो इसमें जो टेम्परेरी स्टेट होगी उसकी पॉलिटिकल पावर को सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाएगा ताकि वो लोगों को एक ऐसी कंडीशन दे सके एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में जिसमें वो खुद जो है अपने आप को कैपेबल बना सके, अपने आप को रूल करने की उनमें काबिलियत आ सके। तो गांधी इसमें ये बिलीव करते हैं कि अगर लोगों के पास पॉलिटिकल पावर आ भी जाए, एक्वायर कर ले और उन्हें अप्लाई भी कर ले, यूज़ भी कर ले, लेकिन गवर्न करने की एबिलिटी नहीं है उनके पास, तो उस पावर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्हें राज करना आता नहीं है, शासन चलाना आता नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे उस पावर को लेकर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल को कैपेबल बनाने की ज़रूरत है, देन फिर किसी तरह के पॉलिटिकल पावर को लेकर आने की ज़रूरत है। लेकिन गांधी कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल खुद कैपेबल बन गया, खुद को रेगुलेट कर सकता है, खुद की लाइफ को रेगुलेट कर सकता है, तो ऐसे जब सारे इंडिविजुअल करने लगेंगे तो किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आपको ये भी पता चल गया है कि पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, स्टेट नहीं होगी, तो अब ये तो क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता होगा कि फिर धर्म का क्या होगा। क्या लोग धार्मिक होंगे, खुद को कंट्रोल करने लगेंगे, उनका धर्म क्या होगा। तो गांधी ये बिलीव करते हैं एक ऐसा धर्म जो मॉरल वैल्यूज़ पे बिल्ड होगा, इंसानियत का वो धर्म होगा, वो हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी से भी पार चला जाएगा। इसमें जो है मॉरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनिवर्स क्रिएट की जाएगी, मतलब एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा जिसमें लोग जो है खुद की लाइफ को इस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं कि उन्हें किसी धर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी मॉरल वैल्यूज़ जो है उन्हें फॉलो करनी चाहिए। वो अगर इसमें रिलीजन और स्टेट दोनों रहते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए भी, तो उन्हें सेपरेट रखा जाएगा, रिलीजन और स्टेट को मिक्स नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है रिलीजन जो होगा वो सिटीज़न का पर्सनल मैटर होगा और स्टेट बिल्कुल भी कोई रोल प्ले नहीं करेगी रिलीजन में। इवन कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज है, जहाँ स्टेट उसे चला रही है, वहाँ पर किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है, रिलीजियस टीचिंग जो है नहीं दी जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर विलेजेस होंगे तो फिर सिटीज़ कहाँ जाएंगी, क्या शहर ख़त्म हो जाएंगे सारे। गांधी बिलीव करते हैं कि नहीं, शहर पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं हो सकते, शहर वहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर बस ये करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें कि टाउन और विलेज जो है, शहर और गांव जो है, उनमें किसी तरह से जस्टिस का बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जस्टिस के बैलेंस का यहाँ पर मतलब है कि अगर शहरों का ज़्यादा विकास होने लगे तो अनइवन डेवलपमेंट होने लगती है। अनइवन डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा खामियाजा बनना पड़ता है वो विलेजेस को बनना पड़ता है, क्योंकि विलेजेस से तो सारी लेबर जाती है रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में जाकर काम करती है। तो विलेज में डेवलपमेंट नहीं होती और अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट होने लगती है। तो इस तरह से एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है सिटी और विलेज की लाइफ में। गांधी ये भी कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर विलेज बेस्ड इकॉनमी होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी होगी, लेबर मैनुअल लेबर होगी, उसमें तो कोई इंडस्ट्री नहीं रहेंगी। कि इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट करेंगी और वो नेसेसरी भी है कि वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन वही इंडस्ट्रीज़ जो है एग्जिस्ट करेंगी जिसमें स्टेट जो है, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सके। तो ऐसी इंडस्ट्री में स्टेट जो है नेशनलाइज्ड फोर्सफुली तरीके से नहीं करेगी, मतलब स्टेट जो है इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगी, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। स्टेट जो है प्राइवेट बिजनेस और इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करने देंगी। स्टेट का काम है
उनमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करना, सिर्फ उन्हें एक ऐसा माहौल देना, एक ऐसा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्निकल सपोर्ट देना ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी दबाव के जो है चला सके। तो अब हम समझते हैं कि गांधी का पंचायत मॉडल क्या है। पंचायत मॉडल बिल्कुल वो मॉडल नहीं है जो आज हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। इसका कुछ पार्ट जो है बिल्कुल 73rd अमेंडमेंट में अडॉप्ट किया गया है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज कर दी गई हैं। पंचायत मॉडल में गांधी कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करने की ज़रूरत है जो पावर को डिसेंट्रलाइज कर सके। तो ये गांधी का फर्स्ट आइडिया था कि सेंटर से डिसेंट्रलाइज्ड कैसे किया जा सकता है पावर को, कैसे ग्रास रूट लेवल पर भी पावर दी जा सकती है। तो पंचायत का आइडिया जो था उनकी फॉर्मेशन था। आज जो पंचायत है वो इसी आइडिया से निकल के बनी है, लेकिन ये पंचायत मॉडल हल्का सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर गांधी कहते हैं जो अथॉरिटी होगी वो बॉटम से टॉप होगी। बॉटम से टॉप होने का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को देखा जाएगा। मतलब हम ये नहीं देखा जाएगा कि सिटी कितनी डेवलप होगी या विलेज कितना डेवलप हो गया, हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल में कितना चेंज आया है, इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल की कैपेसिटी में, उसकी क्वालिटीज़ में कितना चेंज आया है। तो डेवलपमेंट के जो मापदंड होंगे, विकास के मापदंड होंगे, वो इंडिविजुअल को देख कर पता लगाएंगे, ना कि ओवरऑल विलेज, ओवरऑल सिटी या स्टेट को देख कर बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। सो गांधी कहते हैं कि ऐसे विलेज को या ऐसी पंचायत को हमें बनाने के लिए अपनी इंडिया की पॉलिटी को पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करना होगा। वहाँ पर हमें पावर देनी होगी एक जनरल बॉडी को। जनरल बॉडी का मतलब है एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा से लेकर बीच में बहुत सारी और अथॉरिटीज़ आएंगी जो पार्लियामेंट तक जाएंगी। बहुत डिफरेंट टाइप के लेजिस्लेचर होंगे। तो गांधी कहते हैं कि पंचायत में 5 आदमी या औरतें होंगी विलेज की, जो विलेज के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड होंगे। और 2 एक ऐसी इमीडिएट पंचायत होगी, मतलब 2 विलेजेस जो हैं जिनकी पंचायत बिल्कुल पास में पड़ती हैं, वो इकट्ठे होकर एक पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी का एक लीडर होगा जो इलेक्ट किया जाएगा उन्हीं लोगों में से। तो आज भी ऐसा होता है कि 2 पंचायत या विलेजेस को इकट्ठा करके एक जो है लीडर चुना जाता है जिसे सरपंच कहा जाता है गांव का। तो गांधी कहते हैं कि बहुत सारी पंचायत में से, ठीक है, 100 पंचायत में से हम जो है 50 लीडर इलेक्ट करेंगे, जिसको वो कहते हैं फर्स्ट ग्रेड लेवल के लीडर होंगे। और सिमिलर पैटर्न में हम सेकंड ग्रेड लीडर भी जो है इलेक्ट करेंगे। मतलब 100 पंचायत में से पहले फर्स्ट ग्रेड के 50 लीडर इलेक्ट कर लिए, फिर देन हमने उसी पंचायत में से सेकंड ग्रेड के लीडर भी इलेक्ट कर लिए। सेकंड ग्रेड के लीडर जो है वो सुपरवाइज करेंगे फर्स्ट ग्रेड के लीडर को, यानी वो सुपरविज़न का काम करेंगे, वो सीनियरिटी में होंगे। और सेकंड ग्रेड के लीडर जो है वो इंडिया के लिए काम तो करेंगे, इसके साथ वो वहीं से भी काम करेंगे जहाँ से वो चुने गए हैं। तो सेकंड ग्रेड के लीडर एक ये भी कर सकते हैं कि जब भी उन्हें नेसेसरी लगता है कि उन्हें किसी लीडर की ज़रूरत है, हम में से किसी चीफ़ की ज़रूरत है, तो वो टेम्परेरी उस लीडर को भी जो है अपने में से इलेक्ट कर सकते हैं। और वो लीडर अपनी कुर्सी पर तभी बना रहेगा जब सेकंड ग्रेड के लीडर का उसको विश्वास प्राप्त हो, प्लेजर प्राप्त हो, कॉन्फिडेंस प्राप्त हो। गांधी जी ये भी कहते हैं, अब इसको ध्यान से समझना, कि जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी होगी, पार्लियामेंट होगा, मतलब पंचायत भी होगी, पार्लियामेंट भी हुआ, लेकिन पार्लियामेंट जो होगा सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए होगा। वो इस पर्पस के लिए होगा ताकि पॉलिटी को रिकंस्ट्रक्शन करने में वो रेगुलेट कर सके, मदद कर सके। किस तरह की पॉलिटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, यानी पंचायत सिस्टम को ऑल ओवर इंडिया पर किसी तरह से लागू कर सके। इसमें यह होना था कि पार्लियामेंट की पावर को डिसॉल्व कर दिया जाना था और सारी जो पावर है बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कर देनी थी। विलेज को ऑटोनॉमी दे देनी थी, अपने अपने लेवल पर वो अपने मसले जो है, अपने डेवलपमेंट जो है वो खुद देख सकते हैं। तो इसमें सारी जो पावर है वो ग्राम सभा को मिल जाएगी और सिर्फ सेंटर के जो पार्लियामेंट के फंक्शन ले जाएंगे वो डिफेंस, करेंसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और कम्युनिकेशंस तक ही सीमित रह जाएं। अब हम समझते हैं कि सत्याग्रह का आइडिया क्या था। सत्याग्रह का मतलब होता है, 2 वर्ड से बनता है। सत्य का मतलब ट्रूथ और आग्रह का मतलब होल्डिंग। तो इसका मतलब हो गया होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, जिसका मतलब हो गया कि सच्चाई की एक ताकत जिस पे हमने पकड़ बनानी है, जिसको हमने अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, सच को अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है एक ऐसी सोल फोर्स, एक ऐसी प्योर आत्मा की ताकत जिसमें हर तरह के इनजस्टिस, ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने की ताकत मिलती हो,
हर तरह के अन्याय की, हर तरह के दबाव की और हर तरह के शोषण के अगेंस्ट लड़ने की ताकत मिलती हो। तो इस सोल फोर्स में जो मेन एट्रीब्यूट्स होंगे वो सफरिंग और ट्रस्ट से बने होंगे। सफरिंग और ट्रस्ट जो इसके मेन एट्रीब्यूट है वो आगे चल के आपको पता चल जाएंगे। तो इस सोल फोर्स में यानी इस आत्मिक बल में वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है। वॉयलेंस जो है आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वॉयलेंस इसलिए नहीं कर सकते, इंसान कभी ये नहीं जान सकता कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। मतलब ये है कि जो उसको अप्रेस कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है सामने वाला इंसान, आप ये नहीं बिल्कुल कह सकते हो कि वो गलत है और मैं ही ठीक हूँ। तो इसमें बिल्कुल जो सच्चाई है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि कभी कभी आप गलत फील करने लगते हो, आप हर्ट फील करने लगते हो जब कोई आपकी ईगो को भी हर्ट करता है, जब आपको कोई सच सुनाता है तो उससे आप जो है जिसकी वजह से आप दूसरे आदमी से नफरत करने लगते हो, उसको अपना एनिमी समझने लगते हो, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सच जान ही नहीं सकते। आप सच इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि आप अभी लिबरेटेड नहीं हुए हो। तो लिबरेटेड हो सकते हो जब आप सत्याग्रह को पूरा फुली एक्सरसाइज करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपना। तो गांधी जी इसमें कहते हैं कि आप इसमें अपने ओपोनेंट को एक रीज़न देते हो। रीज़न इस चीज़ के देते हो कि उसे महसूस होने लगता है कि वो जो आपके साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसका हृदय जो है परिवर्तन होने लगे। तो इसलिए इसमें कोरेशन पावर नहीं है। कोरेशन पावर नहीं है मतलब किसी तरह का दबाव नहीं है, किसी तरह का बल आप यूज़ नहीं करें, रादर आप उसे परसुएट करोगे, आप उसे मनाओगे, ठीक है, उसका हृदय जो है परिवर्तन करोगे आप। तो सत्याग्रह एक ऐसा मॉरल वेपन है, एक ऐसा नैतिकता का हथियार है जो किसी तरह की इल फीलिंग नहीं आने देता आप में किसी भी तरह का दूसरे के प्रति द्वेष नहीं आने देता, जिसमें आपको उसके प्रति किसी तरह की घृणा नहीं आती। सो ये एक नॉन वायलेंट डिवाइस है जो आपको दूसरों से प्यार करना सिखाता है, अपने एनिमी से जो आपको मार भी रहा है, जो आपके साथ वायलेंस कर रहा है, आपको सप्रेस कर रहा है, उससे भी आपको प्यार करना सिखाता है। तो ये आपकी कोई वीकनेस नहीं है अगर आप नॉन वायलेंस कर रहे हो, रादर ये आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगी। आप और इसी स्ट्रेंथ से आप अपने ओपोनेंट को, अपने जो आपका विद्रोही है, जो आपको सप्रेस कर रहा है, उसको कमज़ोर कर सकोगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो हथियार है ये कोई वेपन ऑफ द वीक नहीं है, ये वेपन ऑफ द ब्रेव है, ठीक है, बहादुरों का हथियार है। ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है इसमें, जिसमें आप धीरे धीरे अपने ओपोनेंट को जो है चेंज करोगे, उसमें हृदय परिवर्तन लेकर आओगे, जिसमें वो बिलीव करने लगेगा कि जो भी मैं इस आदमी के साथ किया है या कर रहा हूँ वो बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। सो गांधी जी ने काफ़ी सत्याग्रह की टेक्निक्स बताई है कि कैसे सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन हो गया कि आप अथॉरिटी का साथ ही ना दो, आप जो है अथॉरिटी के लिए काम ना करो। सिविल डिसोबीडियंस हो गया कि आप लॉ को फॉलो ना करो, ऐसे लॉ को फॉलो ना करो जो अनजस्ट है, जो इनजस्टिस करते हैं आपके साथ, ऑप्रेस कर रहे हैं, ऐसे लॉ को फॉलो करना बंद कर दोगे तो लॉ की अहमियत ख़त्म हो सकती है। आप हिजरत कर सकते हो। हिजरत का मतलब ये है कि आपको जिस जगह पर ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, आपके साथ वायलेंस की जा रही है, क्योंकि आप अपने बचाव में, अपने डिफेंड में वायलेंस नहीं कर सकते हो, आप नॉन वायलेंट रहेंगे और आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आपको घर बार छोड़ के किसी और प्लेस पे जाने की ज़रूरत है। फास्टिंग का मतलब आपको पता है, जैसे भूख हड़ताल। और स्ट्राइक का मतलब है जिसमें आप काम नहीं करते हो, काम छोड़ देते हो जहाँ पर काम कर रहे हो, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मेरा प्रोटेस्ट है अगेंस्ट योर पॉलिसी, अगेंस्ट योर एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट योर एक्सेसिव अथॉरिटी। अब हम गांधी जी का लास्ट आइडिया समझेंगे जिसे ट्रस्टीशिप कहते हैं। ट्रस्टीशिप के आइडिया को आप गांधी जी के प्रॉपर्टी का आइडिया भी ले सकते हैं। तो गांधी जी के इस आइडिया में ये बताया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो गांधी जी ये कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है वो एक पब्लिक ट्रस्ट है, मतलब और उस पब्लिक ट्रस्ट में मैन जो है, आदमी जो है, इंसान जो है, वो एक ट्रस्टी है। तो इसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज है, उसको इक्विटेबली यूज़ किया जाएगा, मतलब इस तरह से यूज़ किया जाएगा कि उसकी किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। सो गांधी जी इस थ्योरी में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में जो भी फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, उन दोनों को कंबाइन करते हैं और इसमें प्रॉपर्टी को इस तरह से सोशलाइज करते हैं, इस तरह से सामाजिक बनाते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी को बिना नेशनलाइज किए हुए, बिना उसका राष्ट्रीयकरण किए हुए भी उस प्रॉपर्टी को इक्विटेबल यूज़ करना। सो गांधी जी कहते हैं जो भी मटेरियल प्रॉपर्टी होगी वो एक सोशल ट्रस्ट होगा। ओनर सिर्फ वही ले सकता है जो उसको कंफर्टेबली लाइफ जीने के लिए चाहिए।
इससे ज़्यादा जो है वो नहीं ले सकता। जो अबंडेंस का आइडिया है, जो वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू है, गांधी जी ट्रस्टीशिप के आइडिया से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। रिच और पुअर में जो गैप बढ़ता है वो इस आइडिया से ख़त्म करना चाहते हैं। तो गांधी कहते हैं कि जो भी मेंबर होंगे सोसाइटी के, जिनके पास भी प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी जॉइंटली ऑन करेंगे। तो किसी भी की भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जिससे कॉमन ऑनरशिप का आइडिया कह लो, कॉमन प्रॉपर्टी का आइडिया कह लो, जिसको मैनेज किया जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी जो ऑन की जाएगी, जो मलकियत है, वो है जॉइंटली होगी। ठीक है, जॉइंटली सब रिस्पॉन्सिबल होंगे उस प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा जो वहाँ पर रह रहा है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसको मैनेज करने का वहाँ पर राइट है, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जो है उसको नहीं मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है वो प्रॉपर्टी को लेकर कहीं भी और बेच सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर ही, इस आइडिया के बेस पर ही वेलफेयर स्कीम जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो गांधी जी ये कहते हैं इसमें लोगों को ये चीज़ सीखने की बहुत ज़रूरत होगी कि वो जो भी कमा रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे जितना भी कमा रहे हैं, वो सब उनका नहीं है। उनको सिर्फ उतना ही अपने पास रखना पड़ेगा जो ऑनरेबल लाइवलीहुड जीने के लिए काफ़ी है, एक अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी है, जिसमें आपको समाज में रिस्पेक्ट भी मिल सके, बस वो ही काफ़ी है। बाकी की जो भी अर्निंग्स है, जो भी आपकी वेल्थ है, वो सोसाइटी को बिलोंग करती है, कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और आपको उनको देना होगा, आपको कंट्रीब्यूट करना होगा अपनी अर्निंग्स को, अपनी वेल्थ को सोसाइटी में। तो ये रहे गांधी के मेन जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे। तो अगर आप इन नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, जो कि मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं क्योंकि एजुसीकर के 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने पीडीएफ दी थी वो उनको ही दी थी जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट है। तो ये पीडीएफ जो है मेरे सारे एजुसीकर के सब्सक्राइबर के लिए है, कोई भी इन्हें जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकता है। इसमें गांधी की लाइफ और उनके थॉट मैंने कंबाइन करके एक पीडीएफ बनाई है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।